Hello student, we discuss about the human resource of India in the fifth PPT of Indian economy. जो ह्यूमन रिसोर्स वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है वो इफ़िशियंसी और एजुकेशनल क्वालिटी वाइज वहाँ की वो जनसंख्या जो किसी देश की प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी को बढ़ाती है और साथ साथ जो वहाँ की दूरदर्शिता और वहाँ के निर्णयों में भाग लेती है, वो चाहे टेक्निकल हो, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, वो जो एक कंबाइन फॉर्म में अगर देखी जाती है तो वो सभी वहाँ की पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स का जो हम मीनिंग है वो ह्यूमन कैपिटल से भी निकालते हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स ही जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर हो, वहाँ पर एक तरीके से वर्क फोर्स की तरह काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसका उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है ह्यूमन। तो हम ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल का भी नाम देते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा नैरोअर फॉर्म में है, बट हम इसे ह्यूमन कैपिटल का भी नाम देते हैं। देखिए, पॉपुलेशन से जो मीनिंग है वो सेम टाइप की स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहती है एक सिमिलर टाइम में, और जिसमें इंटरब्रीडिंग करने की कैपेबिलिटी है, इकोलॉजिकल सिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट होते हैं और साथ साथ कनेक्ट होते हैं। तो वो जो स्पीसीज का कंबाइन फॉर्म है वही पॉपुलेशन है। यूजुअली जो है किसी एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या, ह्यूमंस के नंबर को ही वहाँ की पॉपुलेशन से देखा जा सकता है। पॉपुलेशन जो है वो असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों के तरीके से नेशन की रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कैसे ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ की तरह वर्क करती है। पॉपुलेशन को जब हम असेट्स की तरह बात करते हैं तो ये एक्टिव मीन ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी प्रोडक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ही है। पॉपुलेशन एक्टिव मीन ऑफ प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए वर्किंग जो है वो पॉपुलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन अगर करना पड़ता है, क्योंकि देखिए नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली इनपुट की फॉर्म में होते हैं, उनका जो कन्वर्जन आउटपुट की फॉर्म में होता है वो कहीं ना कहीं वर्क फोर्स से यानी कि ह्यूमन से ही होता है। तो उसके लिए जो है वो ज़रूरत पड़ती है वर्कर्स की। इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें जो है वो स्किल जन पॉपुलेशन का बड़ा रोल होता है। तो जो पॉपुलेशन है अगर उसकी संख्या किसी देश में ज़्यादा है तो वो फैसिलिटेट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। और डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, देखिए जॉब स्पेशलाइजेशन जॉब डिस्क्रिप्शन ये कहता है कि जॉब में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको एनालाइज करके अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन को आप जो कैपेबल है उनको काम करने के लिए उसको प्रोवाइड कराते हो तो वहाँ पर से निकलने वाला आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है। तो एक तो एक अच्छे आउटपुट के लिए जो कि लेबर को डिवाइड करने और जॉब को स्पेशलाइज करने के लिए ज़रूरी हो, पॉपुलेशन एक असेट्स की तरह काम करता है। उसके अलावा जो है सेफ्टी और एडमिनिस्ट्रेशन जो किसी पर्टिकुलर नेशन की रिक्वायर्ड नीड होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छे कैपेबल पर्सनालिटी की आपको ज़रूरत होती है। तो सेफ्टी के लिए जैसे थर्ड लार्जेस्ट हमारी इंडियन फोर्सेज हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं में जो वर्क फोर्स है उसकी ज़रूरत होती है। वर्क फोर्स में भी वो एक्टिव पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर पॉपुलेशन एक असेट्स की तरह काम करता है और ज़्यादा हम लोगों पर चॉइस होती है, जिससे हम अपना जॉब स्पेशलाइजेशन के अनुसार जो है वो रिक्रूटमेंट करते समय कुछ अधिक जो हम पे चॉइस मौजूद रहती है। उसके अलावा एक बड़ी मार्केट जनरेट करने, डिमांड को इंक्रीज़ करने और कंपटीशन को बढ़ाने के लिए बड़ी मार्केट के लिए एक पॉपुलेशन एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। बड़े मार्केट जो कंट्री हैं इंडिया और चाइना, वो कहीं ना कहीं अपनी जो पॉपुलेशन है उसके असेट्स होने की वजह से ही है। देखिए, कॉइन के जो है वो दोनों साइड होते हैं। तो एक साइड अगर असेट्स है तो पॉपुलेशन, दूसरी साइड जो है वो लाइबिलिटीज़ भी है। जब हम बात करते हैं फूड गेन सप्लाई की, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ज़मीन में आज जो है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, जबकि वहीं पर फूड ग्रेन सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं हुई है। इसका जो हमारी जनरेशन में होने वाला इंक्रीमेंट है वो एक जोग्राफिकल सीरीज़ में है, ज्योमेट्रिकल सीरीज़ में है, जो कि जस्ट डबल हर साल 1
से 2, 2 से 4, 4 से 8 की फॉर्म में है, जबकि जो फूड गेन में जो हमारा इंक्रीमेंट है वो एक AP यानी अर्थमेटिकली लॉजिकल सीरीज, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी सप्लाई फूड ग्रेन की मिलना थोड़ा अनमैच होती है। सेकंड, जो व्यक्ति के रहने के लिए सबसे ज़्यादा एकोमोडेशन की प्रॉब्लम्स जो आती है, पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा हैवी पॉपुलेशन एकोमोडेशन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी का उतना प्रॉपर तरीके से जो है वो निर्वहन नहीं हो पाता और उन्हें वो मिल नहीं पाती। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इफ़ेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में चॉइस बहुत ज़्यादा होने की वजह से और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी में एक कंपटीशन नेगेटिव एडवर्सली इफ़ेक्ट दिखाता है और वहाँ पर एक कम दामों में जो है वो आदमी काम करने को थोड़ा सा बाध्य हो जाता है। बाकी एजुकेशनल फैसिलिटी हो सकता है ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से भी एक कारण हो, रीज़न हो, जहाँ इंडिया में एजुकेशनल फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती। हायर एजुकेशन में इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत कम बच्चा, 10 से 12% बच्चा ही हमारे यहाँ अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट मतलब 12th को ग्रेजुएशन और उसके बाद फिर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में कन्वर्ट कर पाता है। तो ये जो एजुकेशन फैसिलिटी है ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी पॉपुलेशन की वजह से नहीं हो पाती। बाकी ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क होने के बाद भी ट्रेनों में अगर आप देखते हो तो रोज़ बढ़ती हुई भीड़ और वहाँ पर बिना टिकट चलने वालों की संख्या और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को भी इफ़ेक्ट करती हैं। पीस एंड सेफ्टी, देखिए शांति और सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। शांति और सुरक्षा वहीं हो सकती है जहाँ पर हर व्यक्ति को हर चीज़ जो है आसानी से मौजूद हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो चीज़ों को पाने के लिए एक संघर्ष सा चलता रहता है। तो जो पीस है और सेफ्टी है दोनों ही थोड़ा दूर हो जाते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ग्रोथ रेट बहुत हाई होने की वजह से वहाँ भी पीस एंड सेफ्टी को आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलता। इन द करेंट स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड यूज़ है जो ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरियर डेवलपमेंट को शो करता है। उससे किसी इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और क्वालिटी बढ़ती है। देखिए ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन भी एक तरीके की कैपिटल अगर आप मानते हो तो ह्यूमन को रिसोर्स या कैपिटल जो भी समझा जाए, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, उसके कैरियर का ध्यान में रख के डेवलपमेंट किया, तो कहीं ना कहीं जो है उसकी ग्रोथ से ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा काम करने का मौका मिलता है और उनमें कम्पिटेंसी जो है वो बढ़ती है, वो कम्पीट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं और इनेबल हो जाते हैं। उसके साथ लेकिन जो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का देखा गया है, इसका एक एडवर्स इफेक्ट कहीं कहीं ये भी दिखता है कि आजकल के युग में व्यक्ति समझता है कि अगर मैं इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता हूँ और उसको जो ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट चीज़ें दिलाता हूँ और उसके बाद कल स्विच ओवर करके ये दूसरी जगह पहुँच जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निगेटिव रहेगा। बट ये जो सोच है वो अच्छी नहीं है। ये नेशनल वे में देखा जाए, नेशन के वे में देखा जाए तो ये गलत सोच है। अगर हम देखा जाए ओवरऑल कहीं ना कहीं वो कहीं भी रहेगा तो वो एक्टिव, जो उसकी एक्टिविटी होगी उसके डेवलपमेंट से नेशन का डेवलपमेंट होना कंफर्म है। In this slide we discuss some importance of human development, human resource development। तो देखिए आजकल जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि ग्लोबल टर्म्स में जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो MNCs बन रही हैं। MNCs जो है वो ग्लोबल मार्केट में आ चुकी हैं, उसके साथ साथ वो लोकल मार्केट में भी एंट्री कर रही हैं। छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़े से बड़ा जो है वो कंपटीशन में पार्ट ले रही है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे कंपटीशनों में भी उतर के आ रही हैं। तो यहाँ पर जो ग्लोबली चेंजेस आए हैं तो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। साथ साथ ग्लोबल कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ चेंजेस है। टेक्नोलॉजी जो है वो हर दिन बदल रही है, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट है, यानी एम्प्लॉई कहीं ना कहीं एम्पावर्ड हो रहा है और उससे फ़ायदा भी होता है। तो एम्प्लॉई के एम्पावर्ड होने से नए नए स्किल्स और नए नए कहीं ना कहीं जो है वो अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। आउटसोर्सिंग है, बाहर से आपके काम करने वालों को आप लेते हो तो आउटसोर्सिंग के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का होना, क्योंकि जुड़ाव जो है व्यक्ति के साथ बहुत कम होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप का जो बिहेवियर है उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक मेजर ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो आपका
कॉम्पनसेशन है जो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू मिलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन है। तो इन सब बातों को समझने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पढ़ना, समझना और होना, तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ एम्प्लॉय के टर्नओवर को बढ़ाना है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक रिसर्च की तरह भी काम करता है, जो कि ह्यूमन की टेंडेंसी में होने वाले चेंजेस, उसके बिहेवियर में होने वाले परिवर्तन आदि को जांचने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। कुछ बातों को अगर देखा जाए, एक चाइनीज़ फिलोसफर जो थे, गोंजी नाम था उनका, उन्होंने जो है कुछ एचआरडी के और जो इम्पोर्टेंट जो थे वो एचआरडी के इम्पोर्टेंस उसमें ऐड ऑन किए, जैसे पीपल्स का जो कमिटमेंट है उसको समझना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और लर्निंग कैपेसिटी को समझना, इम्प्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना और साथ साथ कम्युनिकेशन और इन्वॉल्वमेंट उनका जोड़ना। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, लोगों का जिम्मेदार, जागरूक और इफ़ेक्टिव होना और इफ़िशियंट होना, ये कहीं ना कहीं जो फ़र्क डालेगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में ही हेल्प करेगा। तो इस अगर ये यहाँ हो पाता है तो इसका जो एक सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो देखने को ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। तो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशन बताती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताती है कि पॉपुलेशन की जो स्टेजेस हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे पॉजिटिव ही नहीं, निगेटिव इम्पैक्ट भी डालती हैं, कहीं ना कहीं वो एडवर्सली इफेक्टेड भी होती हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसकी स्टेजेस और पॉपुलेशन साइकिल को लेकर बहुत सारे वर्जन्स आए, बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से जो है वो पेश किया। सबसे पहले जो है ये डब्ल्यू एस थॉमसन और एफ डब्ल्यू नॉर्स्ट्रिंग ने जो इसको प्रपोज किया, इसमें ये 3 स्टेज इन्होंने बताए, जिसमें एक हाई स्टैटिक स्टेज था, जिसमें प्राइमरी थॉटफुल स्टेज था और डेफर्ड थॉटफुल स्टेज था। ये तीनों स्टेजेस जो थे उसके आधार पे इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया। लेकिन बाद में जो है वो इसका दो और जो इकोनॉमिस्ट रहे उन्होंने इसको पॉपुलेशन ग्रोथ के आधार पर जब एक्सप्लेन किया, जिसमें सीपी ब्लैकर थे, उस सीपी ब्लैकर ने 5 स्टेज जो है वो दिए थे, जिनके 5 स्टेज में से एक स्टेज को छोड़ के बाकी 4 जो स्टेज थे उनको सही मानते हुए कार्ल सैक्स ने जो है वो 4 स्टेज थ्योरी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ की वो पेश की। तो ये दोनों थ्योरी जो है वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताता हूँ। इस दोनों थ्योरी जो है एक तरीके से कॉमन है, बस जो है कार्ल सैक्स ने जो है वो सीपी ब्लैकर के एक स्टेज को छोड़कर 4 स्टेज को ही फाइनल जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट माना है बस। जब हम ये 5 स्टेज की बात करते हैं तो सीपी ब्लैकर और कार्ल सैक्स दोनों के ही अनुसार जब फर्स्ट स्टेज जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की होती है उसमें हाई स्टेशनरी फेज मार्क्ड बाय हाई फर्टिलिटी और द हाई मोर्टिलिटी, यानी कि जिसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सपेंशन के लिए कोई जगह नहीं रह जाती, कोई रूम नहीं रह जाता, और इस केस में वहाँ होने वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लो हो जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो होने के साथ साथ वहाँ जो मेजर जो कन्वर्टिज्म होता है पॉवर्टी का वो बढ़ जाता है, और पॉवर्टी के साथ साथ वहाँ पर आपको जो है वो हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती, और साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंसी कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। इन द सेकेंड केस द अर्ली एक्सपेंडिंग फेज मार्क्ड बाय द हाई फर्टिलिटी, जहाँ पर बर्थ रेट बड़ा होती है जबकि डेथ रेट जो है वो कम होती है, यानी गिरी हुई होती है। इस कंडीशन में बर्थ रेट ज़्यादा होना और डेथ रेट के कम होने में, दोनों केसेस में अगर आप देखते हो तो पॉपुलेशन एक्सपेंड होती है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हायर ग्रोथ के कॉज होती है, और यहाँ 1 से 3% तक की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नॉर्मली हम लोग देखने को मिलती है। इस केस में अगर आप देखोगे तो एजुकेशनल फैसिलिटी है, रिलीजियस फैक्ट्स है, वो नॉर्मली ट्रेडिशनल रहते हैं, और यहाँ जो देखने को मिलता है वो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अच्छे रेट में जो है वो देखने को मिलता है, और फूड का भी यहाँ पर प्रॉपर एलोकेशन होता है, और फैमिली बिग साइज में अच्छे से खुशनुमा तरीके से रहते हैं इस स्टेज में। जो थर्ड स्टेज की बात की जाती है, लेट एक्सपेंडिंग फेज, जिसमें डेक्लाइनिंग फर्टिलिटी यानी बर्थ रेट भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पर डेथ रेट भी कम हो जाता है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों का कम होना एक एडवर्स इफेक्ट दिखाता है, और वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी निगेटिव फॉर्म होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का निगेटिव फॉर्म होने से वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने के साथ साथ वहाँ पर लेबर की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है, और इसकी वजह से वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होना, इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो दोनों ही बहुत ही लो हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेज जो है वो आपकी सीपी ब्रेकर और कार्लसेक दोनों के अनुसार सेम है। इसके बाद जब फोर्थ पॉइंट पे आप जाते हैं, जिसमें एक स्टेशनरी वे में लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट रहता है, और स्टेशनरी वे में ही यहाँ पर जो है वो एक ग्रोथ रेट मिलती है, यानी एक नॉर्मल ग्रोथ रेट होती है। नॉर्मल ग्रोथ रेट होने की वजह से इसे स्टेशनरी पॉपुलेशन स्टेज भी बोला जाता है। लिविंग स्टेज जो है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है। आदमी कंफर्ट्स की ओर देखता है, प्रेजेंस लग्जरी की ओर देखता है, सोशल एटीट्यूड लोगों में बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका हाई हो जाता है, और इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो फैमिली में होते हैं वो कम होते हैं, एक या दो ही देखने को मिलते हैं इस स्टेज में, और एटीट्यूड जो है लोगों का पूरी तरीके से अलग सा होता है। जापान वगैरह में ये देखने को आपको ये स्टेज जो है वो इजीली मिलेगी। लास्ट जो है लास्ट डेक्लाइनिंग फेज, जिसमें लो मोर्टिलिटी यानी कि मृत्यु दर में कमी, और लो फर्टिलिटी यानी जन्म दर में कमी, दोनों ही तरीके से वो एक्सेस करता है बर्थ रेट में। इसको देखिए, ये फिफ्थ जो है इसे केवल और केवल सीपी ब्लेकर ने जो दिखाया है, कार्ल सेक्स के अनुसार जो है ये मान्यता नहीं रखता ये फेज। तो ये अफ्रीकन कंट्री से शो करती है, जहाँ पर मृत्यु दर भी कम है और फर्टिलिटी भी कम है, यानी जन्म दर भी कम है, लेकिन प्रति हजार में होने वाली जो जन्म दर है उस पर मृत्यु दर भारी है, यानी कि जो बच्चों की मृत्यु है वो कुछ ज़्यादा अवस्था में होती है। इसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। यहाँ पर जो बहुत सारे मतलब ऐसे बाढ़ सूखा जैसे कारण आपको देखने को मिलते हैं पिछले 10 से 12 साल तक, तो इकोनॉमी में लोअर ग्रोथ को और पुअर पॉपुलेशन को शो करता है, और लेबर की संख्या यहाँ पर भी जो है वो बढ़ी हुई रहती है। तो ये जो फर्स्ट फोर है वो कार्लसेक द्वारा निर्धारित किए गए थे, जबकि ये 5 जो है वो सीपी ब्लेकर की थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का हिस्सा है। इन दिस स्लाइड वी डिस्कस द पॉपुलेशन ऑन ग्राफ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है हम इस ग्राफ पे देखेंगे। इस फर्स्ट ए और बी ग्राफ में अगर आप देखिए तो फर्स्ट ए ग्राफ में बर्थ और डेथ रेट को जो है वो वाई उसमें दिखाया गया है, और जो टाइम है उसको एक्स में दिखाया गया है। सेकंड बी फिगर में जो है पॉपुलेशन को बी एक्स वाई में दिखाया गया है, और जो एक्स लाइन है उसमें टाइम को दिखाया गया है। यहाँ जो कुछ वर्ड मैंने यूज़ करें, एच एस ई ई एल ई एल एस और डी। एच एस जो है वो हाई स्टेशनरी को दिखाता है, यानी फर्स्ट स्टेज हाई स्टेशनरी है, जिसमें आपकी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बढ़ती हैं। सेकंड जो स्टेज है वो आपकी अर्ली एक्सपेंडिंग है, जिसमें आपकी जो डेथ रेट है वो जो है वो इंक्रीज होती है, जबकि बर्थ रेट जो है वो आपकी हाई रहती है। थर्ड जो है जिसमें बर्थ रेट जो है वो आपकी डेक्लाइन होती है, जबकि डेथ रेट जो है वो लो रहती है। फोर्थ जो लोअर स्टेशनरी आप देखने को मिलता है उसमें दोनों ही बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी दोनों ही लो रहती हैं। और जो लास्ट है डेक्लाइनिंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन, डेक्लाइनिंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन में जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम रहने के साथ साथ बर्थ रेट पर यूनिट होने वाली जो बच्चों की डेथ है वो कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इन पांचों स्टेज को जो है हम इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन द्वारा समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।